है। पिछले 6 महीने में 32% का करेक्शन देखा है हमने एचसीएल टेक में, लेकिन इस खबर के बाद ब्रोकरेजेस काफ़ी बुलिश हैं। नोमुरा की रिपोर्ट आई है सुबह और देखिए टारगेट प्राइस अब 1600 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रखा है। खरीदारी की राय है इन लेवल्स पर, यानी कि 42% का अपसाइड 42% का अपसाइड नजर आ रहा है एचसीएल टेक में नोमुरा को। खबर हमने समझी, एक बार दोबारा बता देती हूँ संक्षेप में कि खबर क्या है। तो एचसीएल टेक ने भारत की सॉवरेन एआई कंपनी सर्वम एआई में $150 मिलियन का निवेश किया है और इसके बदले कंपनी को 10.46% हिस्सेदारी मिलेगी। अच्छा, नोमुरा के मुताबिक ये जो एक्विजिशन है किसी भी भारतीय आईटी कंपनी द्वारा किसी सॉवरेन एआई स्टार्टअप में किया गया सबसे बड़ा निवेश है। तो ये गेम चेंजर साबित होगा एचसीएल टेक के लिए, ऐसा नोमुरा का मानना है। अच्छा, सॉवरेन एआई मतलब होम ग्रोन एआई कंपनी, किसी भी देश में ये डेटा ट्रांसफ़र नहीं होगा, डेटा देश के अंदर ही रहेगा, लोकल लॉज का पालन होगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए कई सारी कंट्रीज़ होम ग्रोन एआई स्टार्टअप में काफ़ी निवेश कर रही है और वहाँ पे कदम बढ़ा रही है। लेकिन नोमुरा का मानना है कि इस पार्टनरशिप के जरिए एचसीएल टेक अपने ग्लोबल क्लाइंट्स के लिए इंडस्ट्री स्पेसिफिक एआई मॉडल्स और कस्टमाइज्ड एंटरप्राइज एआई सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवा पाएगी, विकसित कर सकेगी। और इसके अलावा सर्वम की जो मल्टीलिंगुअल एआई टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से एचसीएल टेक भारत समेत ग्लोबल बाजारों में भी अगर आप बात करें तो कई भाषाओं में एआई सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा पाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो नोमुरा ने हाईलाइट की, वो ये है कि ये जो पार्टनरशिप है ये गवर्नमेंट, बैंक्स, हेल्थ केयर और दूसरे रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज़ के लिए सिक्योर, लोकलाइज्ड और कंप्लाइंट सॉवरेन एआई सॉल्यूशंस विकसित करने में मदद करेगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक कदम मान के चल रहे हैं नोमुरा, और कह रहे हैं कि कई सालों में अगर आप देखें तो ये एचसीएल टेक को बड़ा फायदा पहुंचाता हुआ नजर आएगा। इसलिए काफ़ी बुलिश रिपोर्ट और 42% का अपसाइड नजर आ रहा है। ओके, काफ़ी गुड मॉर्निंग सर। और एलएनटी पर भी जो रिपोर्ट आई है काफ़ी बुलिश रिपोर्ट आती हुई, और टारगेट प्राइस देखिए आप 5060 का रखा है, यानी कि 21% का अपसाइड पोटेंशियल जेपी मॉर्गन एलएनटी में देख रहे हैं। अच्छा, खबर पॉजिटिव क्यों है? तो सबसे पहले तो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट में जो अब विराम लग रहा है वो एक बड़ा पॉजिटिव होगा एलएनटी के लिए। और ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी ने जो लक्ष्य 2026 तक रखा था, यानी कि 2021 से 2026 का जो लक्ष्य था कंपनी का, उस पर अगर आप देखें तो शानदार एग्जीक्यूशन रहा है एलएनटी का। तो जो भी टारगेट्स थे वो ऑलमोस्ट अचीव हो चुके हैं एलएनटी के लिए, तो ये काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट है। ऑर्डर इनफ्लोज इनफैक्ट 20% केगर से बढ़े हैं, जबकि कंपनी का टारगेट सिर्फ 14% केगर का था। तो अपने टारगेट को और एक्सीड किया है कंपनी ने। रेवेन्यू 16% केगर से बढ़ा, जो कि कंपनी का टारगेट 15% का था। तो यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस रही है एलएनटी के लिए। कंसोलिडेटेड रिटर्न ऑन इक्विटी फाइनेंशियल 21 के 10% से बढ़कर फाइनेंशियल 26 में 16.6% पर पहुंच गया, जो कि कंपनी का 18% का लक्ष्य था। तो वही उसी के आसपास रहा है। अब लक्ष्य 2031 यानी कि 2026 से 2031 के लिए कंपनी के जो टारगेट्स हैं वो काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। 10 से 12% ऑर्डर इनफ्लोज में केगर का लक्ष्य रख रहे हैं, 12 से 15% रेवेन्यू केगर और 16 से 17% कंसोलिडेटेड आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी का लक्ष्य रखा है। अब ब्रोकरेज का मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोबारा खुलने से फाइनेंशियल 27 गाइडेंस पर जो खतरा मंडरा रहा था अब वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है। और फाइनेंशियल 27 के लिए कंपनी ने ऑर्डर इनफ्लोज और रेवेन्यू का जो टारगेट रखा है साल दर साल, वो गाइडेंस बरकरार रखी, जो कि अच्छी चीज़ है। अच्छा, अगर वेस्ट एशिया में ऑयल और गैस केपेक्स बढ़ता है तो एलएनटी को और फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा। तो बड़ी अच्छी चीज़ है एलएनटी के लिए जिस तरीके से युद्ध पर विराम लगेगा, और इसलिए ब्रोकरेजेस अब काफ़ी पॉजिटिव होते हुए ओके, ब्रोकरेज काफ़ी पॉजिटिव जी वाले स्टॉक्स पर है सर। और नोमुरा की यहाँ पे भी रिपोर्ट आ चुकी है, वो कह रहे हैं कि रॉ मटेरियल कॉस्ट में हमने एक इजाफा देखा था, लेकिन अब वो पीक से थोड़ी नीचे आ गई है। लेकिन अभी भी अगर आप पिछले साल से कंपेयर करें, साल दर साल कंपेयर करें तो, और पिछले तिमाही से भी यानी कि क्वार्टर बेसिस भी अगर आप कंपेयर करें तो अभी भी फिलहाल जो मटेरियल कॉस्ट है वो पीक के आसपास ही है। अब जिनके लिए रॉ मटेरियल्स अभी भी महंगा है वो है पाम ऑयल, एडिबल ऑयल्स, पैकेजिंग प्लास्टिक्स और पैकेजिंग मटेरियल्स। इनकी बढ़ती कीमतों से एफएमसीजी कंपनियों के मार्जिन्स पर दबाव पड़ सकता है, नोमुरा का मानना है। और जिन रॉ मटेरियल्स में हमने थोड़ी नरमी देखी, कीमतें घटी है, वो है कोपरा, कॉफ़ी, कोका। तो इन कमोडिटीज़ में गिरावट से इनका इस्तेमाल करने वाली कंपनी को जाहिर तौर पर फ़ायदा होगा। तो सबसे कम इम्पैक्ट किन कंपनीज़ पर पड़ेगा, उसमें है
टाइटन, ब्रिटानिया, नेस्ले और मैरिको, इन कंपनियों पर रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन का थोड़ा कम असर पड़ेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा आईटीसी, यूनाइटेड स्पिरिट्स, कोलगेट पर। तो इन कंपनी के मार्जिन पर बढ़ती इनपुट कॉस्ट का ज़्यादा असर पड़ सकता है। तो ये सारे स्पेसेस और इनफैक्ट काउंटर्स को आप रडार पे रख सकते हैं और कौन सा अवॉइड करना है वो भी बता दिया। चलिए काफ़ी स्टॉक्स हो गए जिन फिर केबल एंड वायर्स पर रिपोर्ट है। सिटी की, पॉलीकैब और आरआर काबल पर काफ़ी बुलिश साउंड कर रहे हैं। खरीदारी की राय दोनों ही स्टॉक्स पर रखा है। टारगेट प्राइस भी अच्छा खासा 10,500 का रखा है पॉलीकैब पे, यानी कि 10% का अपसाइड पोटेंशियल तो देख रहे हैं वो। हाल में जो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हमने थोड़ी गिरावट देखी थी, अब वो थमती हुई नजर आएगी, ऐसा मानना है सिटी का। और वेस्ट एशिया टेंशन की वजह से मार्च में डिमांड पर भी असर पड़ा था, लेकिन अब डोमेस्टिक डिमांड फिर से रिकवर हो जाएगी। अप्रैल की शुरुआत से सेकेंडरी सेल्स मजबूत रही है, चैनल इन्वेंट्री अब नॉर्मल लेवल पर आ गई है और कंपनी ने Q1 में 8 से 10% की जो अतिरिक्त प्राइस हाइक लागू की है वो भी कहीं ना कहीं उसका भी हमें पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा। अच्छा, ये प्राइस हाइक कमोडिटी प्राइस बढ़ने से और साथ ही रुपए की कमजोरी की भरपाई के लिए की गई, तो वो भी ठीक ठाक हो जाएगी। अब साथ ही आरआर काबल पर भी काफ़ी पॉजिटिव है, वो 2650 का टारगेट प्राइस रखा है। यहाँ पर भी अगर आप बात करें, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेस काफ़ी मजबूत बना हुआ है। मार्च में एक्सपोर्ट बिजनेस में थोड़ी टेम्पररी रिकॉर्ड देखने को मिली थी, लेकिन अब अप्रैल में दोनों सेगमेंट्स में मजबूती देखने को मिलेगी और मैनेजमेंट ने Q1 फाइनेंशियल 27 और पूरे फाइनेंशियल 27 में डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ की उम्मीद जताई है, जो कि अच्छी नज़र आ रही है। और पिछले 12 महीने में कंपनी 25 से 30% से ज़्यादा क्यूमुलेटिव प्राइस हाइक ले चुकी है। तो प्राइस हाइक का मकसद ऑब्वियसली कमोडिटी इन्फ्लेशन और करेंसी डिप्रिसिएशन का असर कम करने का था, इसीलिए काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। एक चीज़ जो सिटी ने कही कि केबल एंड वायर स्पेस पेंट इंडस्ट्री से काफ़ी अलग है और इस सेक्टर में केवल अप्रूवल्स के लिए नए खिलाड़ियों के लिए बड़ा एंट्री बैरियर है, तो कंपटीशन ज़्यादा देखते नहीं इसलिए स्पेस में, इसलिए इस स्पेस को लेकर काफ़ी बुलिश। और आरआर काबल साथ ही पॉलीकैब को आप रख सकते हैं रडार पर। रखिए।